Very good morning, students. As you know that the CBSE syllabus of 12th class has divided into two parts. Number one is macroeconomics and number two is Indian economic development. In macroeconomics, I have concluded about 12 chapters in your syllabus, and today on behalf of your recommendation, I will start the Indian economic development which carry 40 marks. आज से हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुरू करेंगे। इसके कुछ पार्ट्स लेंगे जो बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत इसमें आपको मज़ा भी आएगा, बहुत नॉलेजेबल भी है। ये इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सीबीएसई ने 40 मार्क्स का रखा है और 40 मार्क्स का मैक्रो इकोनॉमिक्स का रखा है, तो 80 मार्क्स आपको यहाँ से मिलते हैं और 20 मार्क्स का आपके पास एक प्रोजेक्ट है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच कैरीड 40 मार्क्स। पहला लेसन इसमें जो हमारे पास जो फर्स्ट लेसन है वो ये है कि इंडियन इकोनॉमी एट ऑन द आई ऑफ इंडिपेंडेंस। जब भारत की स्वतंत्रता से के समय भारत की अर्थव्यवस्था क्या थी, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो देखिए वहाँ पर जो हम पहली बात करते हैं वो करते हैं कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल में जो इंडियन इकोनॉमी थी, भारतीय अर्थव्यवस्था थी, उसका किस तरह से कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन हुआ, शोषण हुआ, ब्रिटिश ने इस अर्थव्यवस्था को किस तरह से शोषण किया, यही ये हमारा पहला चैप्टर है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको 3 पार्ट्स में बांटा। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। देखिए अंग्रेजों के समय में भारत में जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वहाँ पर एक प्रथा थी, जमींदारी प्रथा। जमींदारी प्रथा का मतलब ये होता था कि जो उस समय कृषक थे वो कृषक मजदूर थे, उनसे काम करवाया जाता था, उनसे खेतों में वो कृषक काम करते थे और जमींदार लोगों का ये काम था कि उन जो कृषक हैं उनसे उनकी उपज को लेकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स मैक्सिमम देना। तो उनका उद्देश्य सिर्फ गवर्नमेंट के टैक्स को भरना था और जो किसान की स्थिति बहुत ख़राब थी उस समय, जबकि हम बात कर रहे हैं कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशंस ऑन ब्रिटिश एग्रीकल्चर सेक्टर। तो जो किसान थे वो एक कृषक मजदूर बन गए थे और जो जमींदार थे वो दिन प्रतिदिन उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होती जा रही थी, क्योंकि उनका उद्देश्य किसानों की सेवा करना या किसानों का आर्थिक पैकेज देना नहीं था। उनका उद्देश्य ब्रिटिश गवर्नमेंट को अधिक से अधिक टैक्स अवेलेबल करवाना था उनकी उपज से। तो नंबर 2 इज कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर भी हमारे देश में उस समय बहुत अच्छा नहीं था ब्रिटिश के समय, क्योंकि उस समय जो सरकार का उद्देश्य था वो सिर्फ अपना फ़ायदा था। जो इंडस्ट्री थी, जो वहाँ के मजदूर थे, उनका एक्सप्लॉयटेशन करना ही सबसे मेन उद्देश्य रहा। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। देखिए उस समय की जो बात है इंटरनेशनल ट्रेड की, भारत में अंग्रेजों के समय में उसकी स्थिति बहुत ख़राब थी, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया था, फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। हमारा देश शुरू से ही खनिज के मामले में रॉ मटेरियल के बारे में बहुत रिच है, तो उन्होंने हमारे देश का जो रॉ मटेरियल था उसको तो अपने देश में फ्री एक्सपोर्ट से बेचा, लेकिन जो उनका जो वहाँ से सामान बन के आ रहा था उसको इंपोर्ट फ्री किया। तो इस तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी जो इंटरनेशनल ट्रेड था वो बुरी तरह प्रभावित हुआ, क्योंकि हमारे देश तो एक बहुत समृद्ध देश है खनिज के मामले में। तो हमारे देश का खनिज कहाँ गया, विदेशों में गया। तो उस पर उन्होंने क्या किया, फ्री एक्सपोर्ट कर दिया रॉ मटेरियल, और जो वहाँ से बन के आया ब्रिटिश से उसको भी उन्होंने फ्री किया, जिससे कि यहाँ पर ब्रिटिश का सामान ज़्यादा आए। तो ये तीनों चीज़ें बड़ी बुरी तरह प्रभावित हुई कॉलोनियल पीरियड में। अब देखिए अब हम बात करते हैं इसी चैप्टर्स का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। भारत की स्वतंत्रता के समय हमारी अर्थव्यवस्था की कैसी अर्थव्यवस्था थी, कैसी अर्थव्यवस्था। देखिए अब इसको हम एक एक हेडिंग से समझेंगे। नंबर 1 जो हमने यहाँ पे लिखा, स्टैग्नेंट इकोनॉमी, ठहरी हुई अर्थव्यवस्था थी, उसमें कोई भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की स्थिति नहीं थी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, वहाँ पे पर कैपिटल इनकम बहुत कम थी, नेशनल इनकम बहुत कम थी, लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी विच हैव नॉट एनी साइन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसे कहते हैं बच्चों स्टैग्नेंट इकोनॉमी। तो पहला फीचर्स था स्टैग्नेंट इकोनॉमी। नंबर 2 था बैकवर्ड इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी कई तरह से बैकवर्ड थी, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्शन बहुत कम था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत कम था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत कम था, इंटरनेशनल ट्रेड बहुत कम था। तो दूसरा था बैकवर्ड इकोनॉमी। नंबर 3 था एग्रीकल्चर बैकवर्ड। देश में जो एग्रीकल्चर था, उत्पादन था, वो भी बहुत कम था, वो बहुत कम था और बहुत हमारे पास संसाधन बहुत कम थे कृषि करने के। इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, इंडस्ट्री में भी हमारे पास यही हालत थी, हम विदेशों पर निर्भर थे। इंडस्ट्रियल बैकवर्ड। रैम्पेंट पॉवर्टी, रैम्पेंट पॉवर्टी मीन्स होता है जहाँ पर तेजी से गरीबी बढ़ रही हो। मतलब उस समय देश में लगभग 30% सिर्फ लोग ऐसे थे जो सही थे, बाकी 70% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन थे। तो वो रैम्पेंट पॉवर्टी थी, बहुत तेजी से पॉवर्टी बढ़ रही थी। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने आपको बताया कि
आज़ादी के समय देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति बहुत ख़राब थी, चाहे वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो। सड़कें नहीं थी, पुल नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज़ नहीं थी, और जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर था उसकी भी हालत बहुत ख़राब थी। हॉस्पिटल्स नहीं थे, बहुत कम हॉस्पिटल्स थे, बहुत कम स्कूल्स थे। तो ये दोनों चीज़ें हैं पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट वन इज़ हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट। हम बहुत ज़्यादा दूसरे देशों से जो सामान हमारे देश में आता था उस पर निर्भर थे। हमारे देश में उत्पादन क्योंकि बहुत कम था तो इंपोर्ट पे हम बहुत डिपेंड थे। लिमिटेड अर्बनाइजेशन का मतलब होता है कि शहरीकरण। शहर में रहने वाले लोगों की संख्या बहुत कम थी। अर्बनाइजेशन का दूसरा अर्थ ये भी है कि जो सुविधाएं थी जो शहरों में होनी चाहिए वो नहीं थी। सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, तो लिमिटेड अर्बनाइजेशन था। सेमी फ्यूडबल इकोनॉमिक्स मीन्स में इट इज़ ऑल्सो अ मिक्स्ड इकोनॉमी। ये एक मिक्स्ड इकोनॉमी थी, चाहे वो सोशल इकोनॉमी कहें इसको। ये एक मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब जहाँ पे इकोनॉमी को सारे तत्व प्रभावित करते हैं, ऑल द डायमेंशंस आर देयर। तो सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। लास्ट वन इज कॉलोनियल इकोनॉमी। यहाँ पर सारी इकोनॉमी कुछ लोगों के हाथ में थी, ना कि स्कैटर्ड थी, मतलब कुछ लोगों का आधिपत्य पूरी इंडस्ट्री पे था। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ द independence. So this is the first part of this lesson. Tomorrow we will proceed and we will discuss the other aspect of this lesson. So have a nice day. Thank you very much.